तो इसी को कहा जाता है कूलिंग ऑफ द बॉडी या अल्गर मोर्टिस। अब ये टेम्परेचर फॉल क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है? टेम्परेचर कम क्यों होता है? ड्यू टू द फिजेशन ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, यानी जो बॉडी में एनर्जी बन रही होती है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, आफ्टर डेथ जो है एटीपी का प्रोडक्शन एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, अप टू 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के लिए जो टेम्परेचर है वो रेज्ड रहता है। बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि नॉर्मली जो है ग्लाइकोजन स्टोर रहती है लीवर में, ग्लाइकोजन स्टोर रहती है। तो जब तक ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती रहती है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता रहता है, तब तक एटीपी रिलीज होती रहती है, टेम्परेचर जो है वो लगभग मेंटेन रहता है। लेकिन आफ्टर 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे के बाद, वो जो स्टोर है वो एक बार वो खत्म हो गया, तो उसके बाद अब एटीपी का प्रोडक्शन दैट इज स्टॉप, वो रुक चुका है, यानी सीजरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अब इसके बाद जो हीट रेगुलेशन सेंटर है कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में होते हैं, है ना? हीट रेगुलेशन सेंटर दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ऑलरेडी सबसे पहले जो है वही साइन है कि जो ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन ही फंक्शन करना बंद करता है। तो ऑलरेडी जो हीट प्रोडक्शन सेंटर होते हैं, या हीट रेगुलेशन सेंटर जो होते हैं, वो पहले ही बिगड़ चुका है, उसने काम करना छोड़ दिया। उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू ग्लाइकोजेनोलाइसिस, वो भी बंद हो गई। तब अब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन करने लगेगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा, है ना? उसका टेम्परेचर वो धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। अब कैसे टेम्परेचर गिरता, कैसे है, कौन कौन से मैकेनिज्म है ना, वो सारी चीजें हैं। पहले ये देख लीजिए, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो कहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं? जो बॉडी, डेड बॉडी है, उसका टेम्परेचर किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है? कौन कौन सी साइट्स है, कहाँ पे रिकॉर्ड कर? तो यूजुअली जो आपको सबसे ऊपर जो चीज लिखा हुआ मिल रहा है, सबसे बेस्ट साइट है आफ्टर डेथ, या यूं लिविंग बॉडी में भी कह लीजिए कि जो बेस्ट साइट है टू रिकॉर्ड इंटरनल टेम्परेचर, वो रेक्टम होता है। और लीस्ट जो है वो इंट्रासेरेब्रल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस आसानी से नहीं मिलता है। सबसे अच्छी साइट जो है वो रेक्टम होती है, लेकिन रेक्टम को कुछ केसेस में अवॉइड किया जाता है। कौन कौन से केसेस है जहाँ पे हम रेक्टम को अवॉइड करते हैं, वहां पे टेम्परेचर नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? सेक्सुअल ऑफेंस में। हाँ, सोडोमी का केसेस है, सेक्सुअल ऑफेंस अगर हुआ है तो वहां पे रेक्टल टेम्परेचर को अवॉइड किया जाता है। दूसरा और कोई सा भी हेपेटिक है, नॉस्ट्रिल्स का है, या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, यहाँ से टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये साइट्स हैं। बेस्ट साइट क्या है? रेक्टम है, सबसे बेस्ट साइट होती है। अब जो ये बॉडी की कूलिंग हो रही है, बॉडी की जो कूलिंग हो रही है, तो इसका जो टेम्परेचर जो फॉल करता है ना, वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनाता है, जिसको हम बाई एक्सपोनेंशियल है। यहाँ से शुरू होगा और फिर थोड़ा सा बेस जाके फिर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आइदर इसको आप सिग्मॉइड कह लीजिए, या बाई एक्सपोनेंशियल, या इन्वर्टेड एस शेप भी हम कहते हैं। तो जो कूलिंग पैटर्न है, जो इसका कर्व बनता है, वो या तो सिग्मॉइड शेप, बाई एक्सपोनेंशियल शेप, या इन्वर्टेड एस शेप, तीनों बातें सेम है। इसी तरीके से इसका जो रेट है, जो फॉल का रेट है, कि कैसे कैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वो इसका नाम दिया गया है। ठीक, अब कुछ चीजें और है। बॉडी का जो एवरेज रेट है टेम्परेचर का, वो कितने रेट से वो फॉल हो रहा है? एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर 0.4 टू 0.7 डिग्री, हाँ, सेंटीग्रेड पर आवर, है ना? 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से टेम्परेचर वो डाउन होता चला जाता है आफ्टर डेथ। अब दो चीजें यहाँ पे थी जो बताने की है। एक टर्म होता है रेडिएशन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है इवापोरेशन। ठीक, ये तीन टर्म है, रेडिएशन, कंडक्शन एंड इवापोरेशन। अब अगर कोई डेड बॉडी है, वो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में है, यानी कहाँ पे है? सरफेस पे है, पानी में नहीं है। अगर वो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में है, या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कह लीजिए, वहां पे है, तो जो बॉडी का लॉस हो रहा है, जो हीट का लॉस हो रहा है, बॉडी से जो हीट का लॉस हो रहा है, वो इन्हीं तीन में से होगा, इन्हीं तीन जरिए से। ये तीन तरीके हैं जिनसे हीट लॉस होता है।
अगर सरफेस पे बॉडी पड़ी हुई है आफ्टर डेथ, रेडिएशन, कंडक्शन एंड इवापोरेशन। अब इसके बाद कुछ टर्म और हैं, लाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इसीलिए जो कन्वेक्शन होता है ना, ये जब पानी में कोई बॉडी होती है इनसाइड द वाटर, तो वहां से जो हीट बॉडी के पानी के सरफेस से टच होने के बाद जो हीट वहां से एक्सचेंज होता है, हीट जो लॉस हो रहा होता है अंडर दी वाटर, उसको कहा जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एंड कंडक्शन ये दो टर्म जब होगा, यानी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे है, अंडर वाटर है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर बॉडी है, तो ये तीन तरीके हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड इवापोरेशन, इनसे हीट का लॉस होता है। इनसे क्या होता है, इनसे हीट का लॉस होता है। और रेट क्या है हीट लॉस का, 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। बेस्ट प्लेस क्या है, बेस्ट साइट क्या है टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने का, रेक्टम। रेक्टम है। और ये जो सब हिपैटिक आपको दिख रहा है ना, सब हिपैटिक या इंट्रासेरेब्रल, यहाँ पे इजिली एक्सेस नहीं, सब हिपैटिक फिर भी एक बार को आफ्टर डेथ जो है क्या किया जाता है, जो जस्ट बिलो द कास्टल मार्जिन, वहां पे एक ट्रांसवर्स वहां पे कट लगाया जाता है, और वहां से जो प्रोब होता है थर्मामीटर का, वो इंसर्ट कर दिया जाता है सब हिपैटिक रीजन में, यानी बिलो द लीवर, वहां से टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जो ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, वो नॉर्मल मर्क्यूरियल थर्मामीटर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है, केमिकल थर्मामीटर। केमिकल थर्मामीटर को यूज किया जाता है जो कूलिंग हो रही है, जो टेम्परेचर गिर रहा है बॉडी का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब अच्छा, इस रेट से 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जब हीट लॉस हो रहा है, यानी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो कितने घंटे में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है और डेड बॉडी का टेम्परेचर है, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी बॉडी अटेन्स इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर होगा आफ्टर 16 टू 20 आवर्स, 16 से 20 घंटे के बाद। एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल, सॉरी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और बॉडी का, डेड बॉडी का टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा आफ्टर 16 टू 20 आवर्स, 16 से 20 घंटे के बाद। और जो नॉर्मल रेट है जिससे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा इसमें। अब जो देखिए कुछ चीजें हैं, लाइक स्ट्रगल है, या डेथ से पहले अगर किसी ने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रखी हो, तो रेक्टल टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा हाई आता है। एक चीज ये नोट करने की, बेस्ट साइड तो रेक्टम ही है, रेक्टल टेम्परेचर वहां से लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि डेथ के वक्त कोई स्ट्रगल कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए, या उसने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रखी थी डेथ से पहले, तो वहां पे रेक्टल टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना, हाई आएगा दूसरी साइड्स के कंपैरिजन में। अब कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें टेम्परेचर ऑलरेडी जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, रूल ऑफ थंब है, दैट इज रूल ऑफ थंब। अब ये रूल ऑफ थंब क्या कहता है, रूल ऑफ थंब ये कहता है कि नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो जो डाउन होता है वो अराउंड अप टू 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके रेट से जो है टेम्परेचर वो धीरे धीरे डाउन होता रहता है, टेम्परेचर जो है अबाउट 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर के हिसाब से, ये रूल ऑफ थंब कहता है नॉर्मल कंडीशन में। ये एक जनरल रूल है, इसीलिए इसको रूल ऑफ थंब या थंब रूल कहा जाता है। 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, जो लगभग लगभग यही आ जाता है, जो लगभग लगभग कितना आता है, 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर है, वही अप टू 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। इस हिसाब से जो रेट है बॉडी का, यानी जो हीट लॉस का रेट है, वो लगभग इसी रेट से होता है, इसको थंब रूल या जनरल रूल भी कहते हैं। रेक्टल टेम्परेचर हाई होता है स्ट्रगल के केस में, या देर से पहले अगर किसी ने हैवी एक्सरसाइज की हो, या कुछ ऐसी भी केसेस हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पे ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए उससे कम हो जाता है, यानी बॉडी पहले से ही कूल होना शुरू हो जाती है बिफोर डेथ। और ये कंडीशन है कंजेस्टिव कार्डियक फेलर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलर की कंडीशन है।
कहीं पे बहुत सीवियर हेमरेज हो गया, यानी हाइपोवोलेमिया की केस डेवलप हो गया है। हाइपोवोलेमिया यानी हेमरेज हो रहा था ऑलरेडी, कोलैप्स एंड सेकेंडरी शॉक, है ना। ये सारी जो कंडीशन है यहाँ पे, बिफोर डेथ टेम्परेचर जो है पहले से ही डाउन होना शुरू हो जाता है, और आफ्टर डेथ जो है ऑलरेडी जो टाइम है ना, कहते हैं 16 से 20 घंटे में दोनों एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और डेड बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत पहले हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेथ से पहले ही बॉडी कूल होना शुरू हो गई थी। ये चार कंडीशन है: कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हेमरेज, कोलैप्स एंड सेकेंडरी शॉक। भाई ये कुछ फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स अल्गर मोर्टिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस नॉर्मल कूलिंग को, डेड बॉडी की कूलिंग को अफेक्ट करते हैं, क्या असर डालते हैं ये? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है, ये एक मेजर फैक्टर है, इट इज ए मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी। कैसे अफेक्ट करता है? अगर मान लीजिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, या जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ये अगर हाई है पहले से ही, मान लीजिए कहीं पे जो टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है, तो वहां पे जो रेट ऑफ द कूलिंग होगी वो स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो ज्यादा है, तो रेट ऑफ द कूलिंग ये स्लो हो जाएगी। और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो कूलिंग होगी वो फास्ट होगी, ना। सर्दियों के जमाने में जो डेड बॉडी है वो जल्दी ठंडी होती है, और गर्मी में टाइम लगता है, सीधी सी बात इसकी यही है। दिस इज द मेजर फैक्टर। क्योंकि जो है जितना डिफरेंस होगा, जितना एक्सटर्नल टेम्परेचर में और बॉडी के टेम्परेचर में जितना डिफरेंस होगा, उतनी ही तेजी के साथ टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा। दूसरी चीज आती है एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट। अब किसी सरफेस से अगर एयर कंटिन्यूअसली वहां पे ब्लो कर रही है, यानी आ रही है हवा, एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से बाहर की तरफ निकल जा रही है, कंटिन्यूअसली अगर एयर करंट पास हो रहा है कहीं से, तो वो अपने साथ जब भी किसी सरफेस से टकराएगा, तो अपने साथ एनर्जी एनर्जी का एक्सचेंज, ये एक रूल है। जब भी दो ऑब्जेक्ट या दो कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, या एक दूसरे से उनका, कह लीजिए हिंदी में मिलन होता है, तो देर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ समथिंग, या ट्रांसफर ऑफ सम एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एयर जब भी पास करेगी डेड बॉडी के ऊपर से, तो वो थोड़ा बहुत जो हीट है उसको अपने साथ लेके जाएगी, एयर करंट अगर कंटिन्यूअसली वहां से ब्लो आउट हो रहा है तो, है ना? और साथ में क्या करेगी, जितना ज्यादा हवा जाएगी, जाहिर सी बात है एनर्जी लेके जा रही है साथ में, और क्या लेके जा रही है? हवा के साथ जो है वो अपने साथ जो बॉडी फ्लूइड है ना, उसको भी वो धीरे धीरे क्या करेगी, ड्राई अप करती रहेगी, उसको ड्राई अप करती रहेगी। अब इस सिनेरियो में अगर देखिए, अगर कोई डेड बॉडी है उसको घर में रखा गया, लेकिन वो बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड है, और एक डेड बॉडी है वो ऐसे रूम में रखी गई है जहाँ पे वेंटिलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, कौन पहले कूल करेगी? जो वेंटिलेटेड रूम में रखी गई है, क्योंकि एयर करंट जो है वो कंटिन्यूअसली वहां से पास आउट हो रहा है। फिर आती है ह्यूमिडिटी, है ना। अब अगर कोई ह्यूमिड इलाका है, ह्यूमिड रीजन है, वहां पे कूलिंग जो है वो ज्यादा तेज होगी, ना, मोर इन ह्यूमिड कंडीशन। और अगर कोई ड्राई एटमॉस्फेयर है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे कूलिंग जो है वो स्लो होगी, क्यों? क्योंकि जो मॉइस्ट एयर होती है, वो हीट, उसमें हीट का कंडक्शन ज्यादा अच्छा होता है, मॉइस्ट एयर में हीट का कंडक्शन ज्यादा होता है। डिस्पोजल का मीडियम क्या है, कहाँ पे हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, है ना। अब यही चीज है कि कूलिंग कहाँ पे सबसे पहले होगी, कूलिंग कहाँ पे सबसे पहले होगी? तो अर्लीस्ट कूलिंग किस में होगी? अगर मान लीजिए तीन मीडियम है आपके पास, वाटर, ना, एयर एंड अर्थ। अब इन तीनों में बॉडी सबसे पहले कूल कहाँ पे होगी? सर एयर। वाटर में। वाटर में सबसे पहले कूल होगी, अर्लीस्ट। और सबसे लेट कहाँ पे होगी? जो बरीड बॉडी है अर्थ के अंदर, यहाँ पे सबसे लेट होगी। तो अब अगर आपको रेशियो पूछा जाए कि इनका रेशियो बताइए, जो इनका कूलिंग का रेशियो है इन तीनों मीडियम में, अलग अलग मीडियम्स में, तो अगर मैं कहूँ कि अर्थ में 1 घंटा लगता है,
अर्थ में कितना लगता है? 1 आवर कूल होने के लिए। कोई एक नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए 37 से 32 आने के लिए अर्थ में मिट्टी के अंदर 1 घंटा लगता है, टेम्परेचर यहाँ से 37 से 32 आने में। तो एयर में कितना लगेगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स। और वाटर में, सॉरी ये मैं जस्ट अपोजिट ना, सबसे तेज जो होता है वो किस में होता है? वाटर में। वाटर में होता है, हाँ ना। सबसे कम टाइम जो है वाटर में लगेगा। यहाँ 1 आवर जो है ये वाटर के लिए है, 2 आवर्स जो है वो एयर के लिए। 2 आवर जो है एयर के लिए, एंड 4 आवर 37 से 32 यानी 4 घंटे लग जाएंगे किसमें? बरीड बॉडी में, जो मिट्टी के अंदर जो दफन है अर्थ में। ये इसका रेशियो है। अगर यहाँ से वाटर एयर और अर्थ का आप रेशियो निकालिए तो 4:1 का आएगा। मतलब 4 टाइम्स जल्दी जो है ये कूल करेगी इन कंपैरिजन टू अर्थ, जो बरीड बॉडी है। पानी में सबसे तेज जो है वो बॉडी कूल होगी, सबसे तेज। 4 गुना ज्यादा तेज कूलिंग उसकी होती है इन कंपैरिजन टू अर्थ। और एयर के यानी सरफेस पे अगर कोई बॉडी है तो उसके मुकाबले 2 गुना ज्यादा तेज हो, है ना। 4:2 का रेशियो आएगा तो वो 2 टाइम्स मोर हो जाएगा ना। 2 टाइम्स मोर इन कंपैरिजन टू एयर। तो ये 4:2 और 1 का रेशियो होता है रेट ऑफ कूलिंग, अगर अलग अलग मीडियम में बॉडी को डिस्पोज किया जा रहा है, वाटर एयर या अर्थ में। बिल्ट ऑफ कैडेवर। अब देखिए जो बिल्ट है, जितनी ज्यादा ओबीज बॉडी होगी, जितनी ज्यादा ओबीज बॉडी होगी, ये बताइए ये कूल उतनी ही तेज करेगी? नहीं सर। नहीं सर, ओबेसिटी फैट। अगर है ना, हाँ फैट, फैट का एक टिश्यू, पूरा एक फैट पैड होता है ना। फैट जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितना ज्यादा ओबीज बॉडी होगी इसकी कूलिंग उतनी ही स्लो होगी इन कंपैरिजन टू लीन एंड थिन। ये जो लीन एंड थिन होंगे, ये तेजी के साथ इनकी डेड बॉडी जो है वो कूल होगी इन कंपैरिजन टू ओबीज पर्सन। क्योंकि फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को आसानी के साथ बाहर नहीं निकलने देगा। फिर है एज एंड सेक्स। अब चिल्ड्रन में जो हीट लॉस का रेट है ना वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल्डरली, ना। क्यों? जो बॉडी सरफेस है ना, जो बॉडी सरफेस है वो ज्यादा होता है, बॉडी का वॉल्यूम जो है वो कम होता है बच्चों में। तो इसलिए, इसलिए बच्चों में जो कूलिंग का रेट होगा वो ज्यादा होगा बड़ों के मुकाबले, वो जल्दी से कूल कर जाएगी, कहने का मतलब यही है ना? अच्छा, फीमेल और मेल्स में, फीमेल, फीमेल में। फीमेल में लेट होगा। मेल में होगी जल्दी। हाँ मेल में जल्दी कूलिंग होगी, फीमेल में उतनी जल्दी नहीं होगी। क्यों? फीमेल्स में एक एडिशनल जो है सबक्यूटेनियस फैट का पैड होता है ऑलरेडी उनकी बॉडी में, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है और फैट जो है वो हीट को इजिली जो है पास आउट नहीं करती है। फिर क्लॉथिंग और कवरिंग ऑफ द बॉडी, ये भी एक चीज है। तो जो अच्छे से कवर्ड होगी जो बॉडी, वो हीट को ज्यादा देर तक रिटेन करती है। जो कवर्ड बॉडी होगी वो हीट को रिटेन किए रहेगी, और जो एक्सपोज्ड होगी, जो एक्सपोज्ड बॉडी होगी यानी जो जिसपे कह लीजिए जो नेक्ड होती है ना, कपड़े नहीं है जिस्म पर, तो वो जल्दी कूल करेगी इन कंपैरिजन टू कवर्ड डेड बॉडी। फिर पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, है ना, ये चीज है। अब मान लीजिए अगर कोई बॉडी है वो सुपाइन पोजीशन में लाई कर रही है, कोई डेड बॉडी है उसको किस पोजीशन में रखा गया? सुपाइन पोजीशन में ना। तो जो हीट लॉस होगा वो रैपिड होगा, वो ज्यादा तेज होगा सुपाइन पोजीशन में। हीट लॉस इज रैपिड। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का जो सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया वो एक्सपोज्ड है ना, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया जो है सुपाइन पोजीशन में, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है जो एक्सपोज्ड होता है। तो जिससे आसानी के साथ जो है हीट लॉस होता रहता है। तो सुपाइन पोजीशन में हीट लॉस तेज होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगी और जल्दी से बॉडी कूल करेगी, यानी रैपिड कूलिंग होगी इन कंपैरिजन टू प्रोन पोजीशन। प्रोन में जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत कम होगा। प्रोन में सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम होता है। अब मोड ऑफ डेथ ना, मान लीजिए हेल्दी इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे देखिए,
हेल्दी इंडिविजुअल है, सडन डेथ हो गई इसकी, तब क्या होगा? हेल्दी इंडिविजुअल है, सडन डेथ इसकी हो गई ना, तो यहाँ पे जो कूलिंग होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। कूलिंग क्या होगी? स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बहुत लॉन्ग इलनेस है, वेस्टिंग वाली इलनेस है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जो बेड रिडन पेशेंट है, तो वहां पे कूलिंग बहुत तेज होती है। वहां पे कूलिंग बहुत तेज, क्योंकि जो नेट हीट है वो धीरे धीरे बिफोर डेथ ही वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर सडन डेथ है, हेल्दी इंडिविजुअल है, तो उसकी कूलिंग जो है वो स्लो होगी। और लॉन्ग एंड वेस्टिंग इलनेस, कोई बेड रिडन पेशेंट है काफी दिनों से, उसकी कूलिंग डेथ के बाद जो है वो बहुत तेजी के साथ होती है। ठीक, बस इतना ही इसमें था। अब ये फैक्टर बताने की जरूरत इस वजह से है, थोड़ी बहुत कम से कम ध्यान में रहे, क्या पता स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ना, या कोई ऐसे ही पूछ ले। फिर आता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पे अभी हमने पढ़ा क्या, अल्गर मोर्टिस। हमने क्या पढ़ा? अल्गर मोर्टिस, जिसमें क्या हो रहा था, बॉडी कूल हो रही थी आफ्टर डेथ। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन है जो इनिशियल 2 घंटे 3 घंटे तक टेम्परेचर जो वो और बढ़ने लगता है। डेड बॉडी का टेम्परेचर बजाय जो है उसका डाउन होने के, वो और अप हो जाता है, कम होने के बढ़ने लगता है। तो उसको कहा जाता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। और इसमें 2 3 कंडीशंस है जो जिसमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देख, ऐसा नहीं कि हर डेथ में देखी जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जो शुरुआत के 2 3 घंटे में टेम्परेचर जो है, इंस्टेड ऑफ कूलिंग, कूल होने की बजाय क्या करता है, टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है उस डेड बॉडी का। Instead of cooling, the temperature of the dead body remains high for the initial 2 hours. So 2 घंटे या उससे ज्यादा तक जो है टेम्परेचर वो हाई ही रहता है, कम नहीं होता। किन कंडीशंस में? लाइक पहली कंडीशन पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मैंने पहले ही बताया था। ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, लीवर में होता है, अप टू 450 ग्राम्स तक ग्लाइकोजन जो है वो नॉर्मली स्टोर रहता है। और ड्यूरिंग फास्टिंग जो है वही वर्क करता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में। यहाँ पे आफ्टर डेथ क्योंकि सोमैटिक डेथ पहले होती है, मॉलिक्यूलर डेथ काफी देर के बाद होती है ना। तो उस दौरान थोड़ी बहुत एनर्जी, जब तक ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी, एटीपी का प्रोडक्ट, अब जाहिर सी बात है, ग्लाइकोजन जब टूटेगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, तो एटीपी रिलीज होना ही होना है। तो एटीपी रिलीज रिलीज होगी। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एनर्जी ही तो है। तो उस वक्त जब एटीपी रिलीज होगी, तो टेम्परेचर जो है वो सस्टेन करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ना कि नीचे की तरफ। तो पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनेसिटी, एक तो ये चीज हो गई ना। और अप टू 140 कैलोरीज, 150 कैलोरीज तक टेम्परेचर जो है ग्लाइको कैलोरीज, एनर्जी जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस से वो प्रोड्यूस होती रहती है। सेकंड, कुछ ऐसी डेथ है जिसमें टेम्परेचर जो है वो रेस्ट हो जाता है। कोई इंफेक्शस डिजीज है, कोई इंफेक्शस डिजीज है, सेप्टिसीमिक कंडीशन है, या बैक्टीरिया है। तो कहीं भी बैक्टीरिया है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, तो बैक्टीरिया जब भी किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। डिकम्पोजिशन में वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस वहां से होती है। जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही हो, या बैक्टीरिया कहीं पे अपना काम कर रहा हो डिकम्पोजिशन का, तो वहां पे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर या बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो गया था, उसके बाद डेथ हुई। लाइक कन्वर्जन की कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डेथ हो सकती है? सीवियर कन्वर्जन, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग है, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, टिटनेस। टेटनस, है ना, ये सारी कंडीशन है। स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग या टेटनस। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 3 घंटे तक टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर है हीट स्ट्रोक या पॉन्टाइन हेमरेज। अब हीट स्ट्रोक हुआ, तो जाहिर सी बात है हीट स्ट्रोक किससे हो रहा है, हीट से ही हो रहा है। और जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बजाय घटने के वो शुरुआत में बढ़ने लगता है। फिर हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लाइक ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर कहीं पे हो रहा है, तो हीट जो है वो ज्यादा देर तक बॉडी में पड़ी रहती है, आसानी के साथ जो है वो कूलिंग नहीं हो पाती बॉडी की, है ना। तो ये सारी कंडीशन। अब इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगा? मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगा अगर एक तो क्या है, इट इज अ साइन ऑफ डेथ, पहली चीज। सेकंड क्या, इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। अगर मान लीजिए डेथ हुई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अब ये इसकी कूलिंग शुरू होगी, कूलिंग शुरू होगी, लेकिन 2 घंटे गुजर गए, उसके बाद कहीं जाके बॉडी की कूलिंग शुरू हुई, तो एटलीस्ट हमें ये जहां से कूल होना शुरू हुई, जो टेम्परेचर था वहां से जब
पहला जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो हम बता सकते हैं कि 2-2.5 घंटे हो गए होंगे। 2-2.5 घंटे हो गए होंगे, अब जाके तब ये टेम्परेचर जो है डाउन होना शुरू हो गया है ना। और अगर बहुत तेजी के साथ बॉडी क्या कर रही है, कूल हो रही है, तो इसका एक फायदा ये भी है कि ये जो राइगर मोर्टिस या डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, ये इसको डिले कर देती है, रैपिड कूलिंग अगर हो रही है तो। ठीक। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यही पढ़ना है, दैट इज राइगर मोर्टिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी या अल्गर मोर्टिस जो अभी हमने पढ़ा, इसके उतने इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें से हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये राइगर मोर्टिस जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइगर मोर्टिस क्या होती है, यानी जिसको हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द डेथ, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आफ्टर डेथ जो बॉडी की मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, शार्प हो जाती हैं, और वो एक रिजिड पोजीशन में बॉडी जो है वो अपना एक पोजीशन, रिजिड पोजीशन जो है वो अटेन कर ले जाती है। तो इसी को कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द डेथ, जिसमें जो डेड बॉडी की मसल्स होती हैं दे बिकम रिजिड, वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती हैं। और जब रिजिडिटी होगी कहीं पे भी, तो जो नॉर्मल लेंथ होती है उससे थोड़ी सी शार्ट हो जाएगी वो। कोई भी मसल हुआ, वो अगर उसकी टोन खत्म हो जाए और वो एकदम स्टिफ हो जाए, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि रिजिड का मतलब क्या है, वो दोनों तरफ से क्या होगा, पुल होगा। तो जो मसल लेंथ है वो थोड़ी सी शार्ट हो जाती है ना, अप टू सम डिग्री ऑफ शार्टनिंग मसल में पाई जाती है। स्टेट ऑफ द मसल्स इन ए डेड बॉडी वेयर दे बिकम स्टिफ और रिजिड विद सम डिग्री ऑफ शार्टनिंग। ठीक। अब ये चीज हो गई। इसका मैकेनिज्म वही है कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब मसल कंट्रैक्शन लिविंग इंडिविजुअल्स में होता है, तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे पे वो स्लाइड करते हैं, तो मसल शार्ट होती है, फिर वो जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन डेथ के बाद जब एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन जब रुक जाता है, तो ये एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, ये एक दूसरे से जो है अटैच हो जाते हैं और बनाते हैं एक्टोमायोसिन फिलामेंट। और जब एक्टिन और मायोसिन जो है ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, तो मसल जो है वो थोड़ी सी शार्ट हो जाएगी, मसल की लेंथ क्या होगी, शार्ट, क्योंकि अब वो दोबारा से वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, वो अपनी जगह पे वापस नहीं जा पाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं ना। कौन कौन से मसल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज यही है, कौन कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। से दोनों होते हैं। दोनों होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, दोनों तरीके की मसल्स जो है वो राइगर मोर्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब सवाल ये है कि पहले किस में होगा। इनवॉलेंट्री 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 सर। हाँ, हार्ट में होते हैं। पहले जो है इट अकर्स अर्लियर इन इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स, उसके बाद जाके जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स हैं या वॉलेंट्री मसल्स है उनमें राइगर मोर्टिस डेवलप होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि किस में होती है पहले, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल में। अब इनवॉलेंट्री मसल, अब आपके सामने चार ऑप्शन से ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आई लीड को याद कर लेते हैं कि आई लीड में सबसे पहले होता है, ठीक है होता है, लेकिन वो कौन सी मसल है, आई लीड जो है वो वॉलेंट्री होती है। और हार्ट में सबसे पहले होता है अराउंड 1 आवर आफ्टर डेथ, इंटरनल आर्गन में राइगर मोर्टिस स्टार्ट हो जाती है, लगभग डेथ के 1 घंटे के बाद। और जो पहला आर्गन जो सबसे पहले जिसमें राइगर मोर्टिस डेवलप होती है वो हार्ट में होती है, लगभग 1 घंटे के बाद, वहां पे वहीं से शुरू होती है इंटरनल आर्गन से। और एक्सटर्नल आर्गन से सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, आई लिड से शुरू होती है। तो ये दो चीज जरूर जानने की है। अब इसका ड्यूरेशन एंड ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट, तो शुरू कब होती है यूजुअली जो है, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें, तो एक रफ एस्टिमेट के तौर पे बताया जाता है कि इट कमेंसेज इन 1 to 2 आवर आफ्टर डेथ, करीब करीब 1 से 2 घंटे के बाद, 1 to 2 आवर आफ्टर डेथ, डेथ के 1 से 2 घंटे के बाद राइगर मोर्टिस जो है वो स्टार्ट होती है। राइगर मोर्टिस क्या हो गई, 1 से 2 घंटे के बाद स्टार्ट हो गई। इसके बाद करीब 9 to 12 आवर्स, 9 से 12 घंटे लगते हैं इसको डेवलप होने में। और डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, अब ये एक्सटर्नल मसल पे आइए। 9 to 12 आवर्स टू डेवलप, डेवलप होने में लगता है। और डेवलप होती है कहाँ से, अगर हम देखें तो हेड टू टू, है ना, सर से लेके पैर तक कह लीजिए।
ऐसे डेवलपमेंट होता है, करीब 9 से 12 घंटे लगते हैं इसको डेवलप होने में। और ये परसिस्ट करती है कितने देर तक? 12 आवर्स तक। 12 आवर्स तक ये परसिस्ट करने का मतलब क्या है? उसी स्टेट रहती में है। पड़े रहना है ना, जिस स्टेट में है। यानी राइगर मोर्टिस डेवलप हुआ, अब राइगर मोर्टिस कितनी देर तक रहेगी? 12 घंटे तक रहेगी। और अगला 12 घंटा क्या लेगी ये? नेक्स्ट 12 आवर्स टू पास ऑफ। तो अब देखिए 12 आवर 12 आवर 12 आवर, हर जगह 12 आवर कॉमन है, इसलिए इसका जो ये आंसेट और जो ड्यूरेशन है इसको कहा जाता है रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 है ना। रूल ऑफ 2 किस में पाया जाता है? रूल ऑफ निकल्स 2 मेटल्स डाइवर्सिटी में। निकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक। और रूल ऑफ 10? सर लिप पैलेट ऐसा कुछ करके। एक ही बताइए ना, दोनों तो अलग अलग हो जाएगा। क्लेफ्ट लिप है। क्लेफ्ट लिप है ना। शायद आप लोग सर्जरी पढ़ चुके होंगे। रूल ऑफ 10 जो है वो क्लेफ्ट लिप में होता है। और रूल ऑफ 2 निकल्स डाइवर्टिकुलम में। रूल ऑफ 12 जो है वो राइगर मोर्टिस में है ना। राइगर मोर्टिस में रूल ऑफ 12, ये याद रखिएगा। यानी 9 से 12 घंटे डेवलपमेंट के लिए, अगले 12 घंटे वो परसिस्ट करती है, और नेक्स्ट 12 आवर इट टेक्स टू पास ऑफ, खत्म होने में। अब एक चीज सर इसमें बहुत बर्न्स में भी इंपॉर्टेंट। एक रूल होता है ना, 9 रूल ऑफ 9 होता है क्या बर्निंग में? हाँ, उसमें तो रूल ऑफ 9 का है, बर्न के पेशेंट में जो सरफेस एरिया देखते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में एक चीज, माइक, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में एक चीज देखिएगा, इससे पहले सबसे पहले कहाँ पे शुरू होती है? ऑर्डर ऑफ, हार्ट में, 1 आवर आफ्टर डेथ। डेथ के 1 घंटे के बाद हार्ट में ये डेवलप हो जाती है, यूजुअली हार्ट में डेवलप हो चुकी होती है 1 घंटे के बाद। इंटरनल ऑर्गन में, इनवॉलेंट्री मसल में सबसे पहले होती है। फिर वॉलेंट्री मसल्स में थोड़ा सा अलग है, अभी उसको दिखाते हैं। यहाँ 2 घंटे के बाद, यूजुअली 2 घंटे के बाद शुरू होती है। तो अब इसमें एक चीज नीचे देखिए, ये निस्टेंस लॉ, और निस्टेंस लॉ को समझ लीजिएगा। निस्टेंस लॉ को यहाँ से देखिएगा। जिस तरीके से ये आ रहा है, आई से शुरू हो रही है जा, फेशियल मसल, नेक, थोरैक्स, अपर लिम, एंड आफ्टर दैट एब्डामेन एंड लोअर लिम। और लोअर लिम में फिर सबसे लास्ट चीज क्या? स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टूज। ये एंड पॉइंट है। ये end point। ये जो जिस मैनर में ये आया है, उसी मैनर में राइगर मोर्टिस जो है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है इसमें डेवलप होती है आईलिड से शुरू। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था फ्रॉम हेड टू टू, है ना। यानी आईलिड क्या, सर का पार्ट ही है ना। तो सर से लेके पैर तक इस तरीके, सबसे पहली वॉलेंट्री मसल कौन सी हो गई? आईलिड हो गई। यहाँ इसको निस्टेंसला, निस्टेंसला क्या कहता है? निस्टेंसला ये कहता है कि सबसे पहले जो राइगर मोर्टिस डेवलप होती है वो फेशियल मसल्स में, और फेशियल मसल्स में आईलिड एंड जा की जो मसल्स है वहां पे होती है ना। उसके बाद आता है फिर नीचे, और आइए नेक पे। नेक के बाद मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड आर्म्स। और सबसे लास्ट में जो होता है लेग और फीट की जो मसल्स हैं, वहां पे राइगर मोर्टिस डेवलप होती है। ये तो निस्टेंस लॉ कहता है। निस्टेंस लॉ क्या कहता है? कि सबसे पहले यही हेड टू टू जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, यही निस्टेंस लॉ है। यही क्या है? ये निस्टेंस लॉ। सबसे पहले फेशियल मसल्स में आईलिड उसमें शामिल हो जाएगी, उसके बाद जा की मसल्स में, जा की मसल्स के बाद नेक पे, फिर थोरैक्स पे, एब्डोमेन पे, और उसके बाद लोअर लिम्ब में। इस तरीके से ये डेवलप होती है राइगर मोटिस, और इसी को कहा जाता है निस्टेंस लॉ। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स आपके सामने यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। अगर शुरुआत करें हम कहाँ से? आईलिड से। सबसे पहले जो है वो आईलिड में ही राइगर मोटिस शुरू होती है। तो आईलिड में कोई पूछे कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? आर्बिकुलरिस अकुलाई। 3 to 5 आवर, 3 से 5 घंटा लगता है, या कभी कभी 2 से 4 घंटा भी कहीं कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद जो जा है या फेशियल मसल्स है, वहां पे 4 से 5 घंटे बाद जो है राइगर मोटिस वो डेवलप हो चुकी होगी। नेक्स्ट 5 to 7 आवर्स में नेक एंड थोरैक्स। इसके बाद जो अपर लिम्ब है, जो अपर लिम्ब है यानी जो शोल्डर का पार्ट है हैंड तक, शोल्डर टू हैंड, ये 7 to 9 आवर्स, 7 से 9 घंटे ये लेती है, 7 से 9 घंटे। इसके बाद 9 to 11 आवर, 9 से 11 घंटे जो है वो एब्डामेन और लोअर लिम्ब। एंड उसके बाद जो लास्ट का बचा 11 से 12 घंटा, जो स्मॉल मसल्स हैं किसकी? फिंगर्स की और टूज की, यहाँ पे ये 11 to 12 आवर्स, ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, एक बार डेवलप हो गई, डेवलप हो गई।
जिस ऑर्डर में डेवलप हुई उसी ऑर्डर में इसको पास ऑफ भी होना है। जिस ऑर्डर में ये डेवलप हो गई उसी ऑर्डर में इसको, यानी सबसे पहले डेवलप हो रही थी कहाँ पे, आईलिड में, तो सबसे पहले राइगर मोर्टिस जो खत्म होगी वो किससे होगी, आईलिड से होगी। और सबसे लास्ट में कहाँ से खत्म होगी, स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टूज। तो इसकी बुनियाद पे अगर हम कहें, इसकी बुनियाद पे हम कहें तो जो मैक्सिमम या सबसे देर तक कहाँ पे सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन कहाँ पे राइगर मोर्टिस की रहेगी, तो जो ये लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब की जो मसल्स है या टूज की जो मसल्स हैं, लोअर लिम्ब एंड टूज, यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगी राइगर मोर्टिस की वो सबसे ज्यादा देर तक होगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ डेवलपमेंट कब हो रहा है, 9 to 11 आवर्स में, है ना। स्मॉल मसल्स उसके बाद डेवलप हो रही है, ठीक है, ये डेवलप हो गई। अब फिर कहाँ से पास हो रही है, आईलिड से, पहले वहां से पास होगी, जिस ऑर्डर में अपियर हुई थी उसी ऑर्डर में इसको पास ऑफ भी होना है। ये नहीं कि अब यहाँ से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं, यहीं से आना है दोनों बार, डेवलपमेंट में भी और पास ऑफ होने में भी, खत्म होने में भी। तो ये चीज क्या थी, रूल ऑफ 12 था, और इसी में निस्टन्स लॉ आ गया। निस्टन्स लॉ आ गया, उसने बताया कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट पूरा होता है। अब इसमें टेस्टिंग कैसे करते हैं राइगर मोर्टिस की, हम कैसे पता लगाएंगे कि राइगर मोर्टिस डेवलप हो चुकी है या डेवलप हो रही है। तो सिंपल सी चीज है, आईलिड को लिफ्ट करिए। सबसे पहले कहाँ डेवलप होती है, आईलिड्स में ही होती है। आईलिड को अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं और वो इजिली लिफ्ट हो रही है, तो दैट मीन्स कि अभी राइगर मोर्टिस डेवलप नहीं हो। लेकिन अगर आईलिड जो है वो स्टिफ आपको मिले, आईलिड कैसे मिले, कंट्रैक्टेड मिले, रिजिड मिले, स्टिफ मिले, दैट मीन्स कि अब वहां पे डेवलपमेंट हो चुका है राइगर मोर्टिस का। इसी तरीके से जा जो है, जबड़ा, इसको डिप्रेस करिए नीचे की तरफ, मैंडिबल पकड़िए और उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करिए। अगर उसकी मसल्स में राइगर मोर्टिस यानी स्टिफनेस डेवलप हो गया तो वो इजिली जो है वो नीचे की तरफ डिप्रेस नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो राइगर मोर्टिस डेवलप हो चुकी है। या जो लिम्स हैं उनकी जो जॉइंट्स हैं उनको हम बेंड करने की कोशिश करें। राइगर मोर्टिस डेवलप होने मतलब क्या, रिजिडिटी हो गई, जिस पोजीशन में हुई वैसे ही है। तो अगर हम उसको बेंड कर रहे हैं और इजिली वो बेंड हो रहा है, यानी जो जोड़ है, जो लिम्स के सब जोड़ हैं, घुटने को पकड़िए और उसको मोड़ने की कोशिश करिए, और वो इजिली अगर मुड़ रहा है तो राइगर मोर्टिस अभी वहां पे डेवलप नहीं हुई है। लेकिन अगर वो नहीं मुड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस दे रहा है, तो राइगर मोर्टिस डेवलप हो गई है। ठीक, ये इस तरीके से इसको हम टेस्ट करते हैं। एक चीज आती है इसी में, ब्रेकिंग ऑफ द राइगर मोर्टिस। अब मान लीजिए हम घुटने को मोड़ रहे थे और हम नहीं मुड़ रहा था, हमने कहा ठीक है देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, पूरा जोर लगा दिया, हमने क्या किया, मोड़ दिया उसको। अब ये चीज क्या होगी, राइगर मोर्टिस डेवलप होगी तो हमने उसको तोड़ दिया, हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया। और एक बार अगर राइगर मोर्टिस ब्रेक हो गई तो फिर दोबारा उसमें राइगर मोर्टिस डेवलप नहीं होगी, है ना। अगर हमने कोई मैकेनिकल फोर्स लगाया और बहुत फोर्स के साथ मान लीजिए हम जो लिंब थी उसको हमने फ्लेक्स कर दिया, और राइगर मोर्टिस जो थी वो डेवलप थी, वो उसका ब्रेक डाउन हो गया, वो टूट गई। तो एक बार जब टूट गई तो उसमें फ्लेक्सिडिटी अब आ जाएगी, अब वो एकदम ढीली हो जाएगी, दोबारा उसमें जो है रिजिडिटी नहीं आ सकती, और वो ऐसे ही रहेगी आगे जब तक उसमें डिकम्पोजिशन ना स्टार्ट हो जाए। या फिर राइगर मोर्टिस का कभी कभी ब्रेकडाउन पार्शियल भी हो जाता है। पार्शियल कैसे होता है, मान लीजिए डेथ हुई, 3 से 4 घंटे हुए थे, और अचानक से ये हुआ कि लाश को उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, स्ट्रेचर लाया गया, वहां पे लाश रखी गई। अब यहाँ पे जो हैंडलिंग थी लाश की, डेड बॉडी की जो हैंडलिंग हो रही थी, उसके नतीजे में हो सकता है कि राइगर मोर्टिस जो पार्शियली जो है वो ब्रेक हो जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि अब जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अभी राइगर मोर्टिस सेट हो रही थी, तो सेटिंग के दौरान ही अगर पोजीशन चेंज हो गई तो वो जो नई पोजीशन में आ जाएगी बॉडी, वहीं पे वो फिर से राइगर मोर्टिस डेवलप हो जाएगी, पुरानी पोजीशन में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है जब डेड बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है इधर उधर कहीं पे। अब आइए राइगर मोर्टिस का इफेक्ट क्या क्या मिलेगा। इफेक्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, है ना? जैसे इरेक्टर पाइली मसल्स जो होती हैं, ये कहाँ पे होती हैं, स्किन। स्किन में होती है ना। स्किन जो स्किन में जो हेयर्स होते हैं उनके बेस में जो मसल होती है वही होती है। तो ये मसल जो हेयर फॉलिकल्स पे अटैच होती है, अब जैसे ही स्किन में राइगर मोर्टिस डेवलप होगी यहाँ पे, तो ये एकदम इनकी जो अपीयरेंस होती है वो जस्ट लाइक गूज स्किन इसको कहते हैं, या क्यूटी सेंसेरिना। ये एकदम नहीं कहते रोंगटे खड़े हो जाना, ठंड में अगर ठंडे पानी से नहाना शुरू करते हैं तो अक्सर हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दैट इज वो क्या हो रहा है, वो नेचुरल फेनामिना है, लेकिन आफ्टर डेथ अगर इस तरीके से मिल रहा है
तो दैट इज गूज स्किन या क्यूटी सेंसेरिना, वो उसको हम कहते हैं। वो क्या हो रहा है ड्यू टू आफ्टर डेथ, क्यों हो रहा है? ड्यू टू राइगर ऑफ इरेक्टर पाइली मसल्स। अब अगर मान लीजिए ड्यूरिंग लेबर जो है मदर की डेथ हो गई ड्यूरिंग लेबर, है ना, तो यूट्रस क्योंकि लेबर में एक्टिव कंट्रैक्शन वहां पे हो रहा था, तो उसी में राइगर मोर्टिस भी डेवलप हो जाए। राइगर मोर्टिस जब डेवलप होगी तो वो क्या करेगी? अक्सर होता है कि यूट्रस जो वो राइगर मोर्टिस में क्या करेगा, कंट्रैक्ट ही तो हो रहा है, कंट्रैक्ट होगा तो फीटस में भी ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, बट कभी कभी होता है फीटस जो है इट में बी एक्सपेल्ड आउट, वो बाहर निकल सकता है। और सेमाइनल वेसिकल्स में जब राइगर मोर्टिस डेवलप होती है तो पोस्टमार्टम इजैकुलेशन इसको कहते हैं। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे मत जाइएगा, दिस इज पोस्टमार्टम इजैकुलेशन, है ना। सेमाइनल फ्लूइड का इजैकुलेशन आफ्टर डेथ भी हो सकता है अगर सेमाइनल वेसिकल्स में राइगर मोर्टिस डेवलप हो गई तो। अब कुछ फैक्टर्स हैं, देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है? हाई टेम्परेचर पे अगर हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे राइगर मोर्टिस जो है वो पहले आएगी। राइगर मोर्टिस जो है वो अर्ली डेवलप होगी राइगर मोर्टिस। और कूल टेम्परेचर में कह लीजिए या कोल्ड टेम्परेचर में यहाँ पे राइगर मोर्टिस जो है वो लेट आंसेट होगी और इसका डिसअपियरेंस भी लेट होगा। यानी राइगर मोर्टिस जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो स्टे करेगी कोल्ड टेम्परेचर में। हार्ड टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे अर्ली आंसेट होता है राइगर मोर्टिस का और जल्दी से वो पास ऑफ भी हो जाती है। सेकंड, मस्कुलर एक्टिविटी यानी जैसे पहले अगर किसी ने बहुत हैवी एक्सरसाइज, वही वाइलेंट एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करी होगी, तो वो जो आंसेट होता है राइगर मोर्टिस का वो डिले हो जाएगा। क्या होगा? वो डिले होगा। और जब डिलेड आंसेट राइगर मोर्टिस जहां पे भी होगी ऐसी कंडीशन में हैवी एक्सरसाइज के, तो वहां पे रिजिडिटी का जो डिसअपियरेंस है वो भी लेट ही होगा, क्योंकि 10 से 12 घंटे तो चाहिए उसको पास ऑफ होने के लिए, तो वो और लेट हो जाएगा, लेट की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा मोड ऑफ डेथ ना, मोड ऑफ डेथ किन कंडीशन में जो है पहले आएगी, किन कंडीशन में बहुत बाद में होगी। तो कुछ है जो राइगर मोर्टिस को अफेक्ट करती है, कुछ कंडीशन, कुछ अर्ली आंसेट राइगर होता है, किसी में लेट आंसेट राइगर होता है। अर्ली आंसेट है, लेट आंसेट। तो लेट आंसेट राइगर मोर्टिस किस में होती है? मान लीजिए एस्फिक्सियल डेथ है, एस्फिक्सियल की। अब एस्फिक्सियल डेथ में कॉमन डेथ कौन कौन सी है? एक तो हैंगिंग, दूसरे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर इससे डेथ हो रही है तो जो राइगर मोर्टिस है उसका आंसेट लेट होगा। हेमरेज की कंडीशन है, यहाँ पे भी लेट आंसेट होती है राइगर मोर्टिस। रेफ्रिजरेटेड बॉडी है, रेफ्रिजरेटेड बॉडी है या जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड है, बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा है, तो राइगर मोर्टिस जो है वो देर में डेवलप होती है, लेट ऑनसेट राइगर मोर्टिस होती है। पैरालाइज्ड मसल अगर है, वैसे तो ये कहा जाता है कि राइगर मोर्टिस का नर्वस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन जिन मसल्स में पैरालिसिस हो चुकी होती है वहां पे राइगर मोर्टिस जो है वो बहुत बाद में डेवलप होती है, लेट ऑनसेट राइगर मोर्टिस होती है। या निमोनिया की कंडीशन है, निमोनिया की कंडीशन, तो यहाँ पे भी लेट आंसेट होता है राइगर मोर्टिस का। अर्ली आंसेट किस में होगा? कोई वेस्टिंग डिजीज है, कोई वेस्टिंग डिजीज है, यानी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस वाली डिजीज है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस वाली कौन कौन सी डिजीज मिल सकती है? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस किस में मिल सकता है? ट्यूबरक्लोसिस है, कार्सिनोमा है ना। वेस्टिंग डिजीज यानी कोई ट्यूबरक्लोसिस है, कार्सिनोमा है, या कॉलरा की कंडीशन डेवलप हो गई थी, तो यहाँ पे जो राइगर मोर्टिस आपको मिलेगी वो अर्ली आंसेट राइगर मोर्टिस मिलेगी। या कोई वायलेंट डेथ है, वायलेंट डेथ, अब वायलेंट डेथ ज्यादातर आपको किस में मिलेगी? होमिसाइड में। वायलेंट डेथ किस में मिलेगी? होमिसाइड में। फायर आर्म इंजरी है, या कुदरती तौर पे लाइटनिंग इंजरी। लाइटनिंग इंजरी क्या होती है? बिजली गिरने से।
हाँ, बिजली बिजली गिर जो जाती है। नेचुरल जो बिजली गिर जाती है किसी के ऊपर, तो वो वायलेंट डेथ में वो भी आता है। या किसी का गला काट दिया जाए, कट थ्रोट। वैसे गला तो सुसाइड में भी काटा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ना, गला काटने से पहले लोग क्या करते हैं, रिस्ट काटते हैं। नहीं काटते हैं। हाँ। और कट थ्रोट में अगर मान लीजिए सुसाइडल कट थ्रोट है, तो वहां पे हेजिटेशन कट्स मिलते हैं, पहले छोटे छोटे कट्स कई मिलेंगे, फिर उसके बाद। और जो होमिसाइडल डेथ होगी कट थ्रोट में, तो उसमें एक ही बार में वो थ्रोट को कट किया जाता है। ये इस दोनों का डिफरेंस है। फायर आर्म इंजरी है, इसमें भी अर्ली आंसेट राइगर मोर्टिस होगा, या स्ट्रिक्नीन की पॉइजनिंग है। स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग है, यहाँ पे अर्ली आंसेट होता है। या हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो अर्ली आंसेट की है, और इधर लेट आंसेट की है। मोड ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग जो राइगर मोर्टिस किसमें पहले डेवलप होगी, किसमें बाद में डेवलप होगी। उसके बाद बिल्ट, बिल्ट किस तरीके का होगा, तो इमेसिएटेड, या यूं कह लीजिए कि जो लीन एंड थिन डेड बॉडीज होती हैं, उसमें राइगर मोर्टिस जो होती है वो अर्ली डेवलप होती है लीन एंड थिन डेड बॉडीज में। और जो मस्कुलर बॉडीज होती हैं, जो स्ट्रांग या मस्कुलर बॉडी होती हैं, उसमें लेट आंसेट होता है, और देर तक ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, एज ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा ना, अगर जो लेस देन 7 मंथ ओल्ड, इस एक लाइन को याद कर लीजिएगा, लेस देन 7 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, या सॉरी फीटस है ना, फीटस, 7 महीने से कम का फीटस है, तो इसमें कभी भी राइगर मोर्टिस डेवलप नहीं होती है। लेस देन 7 मंथ ओल्ड फीटस, राइगर मोर्टिस इसमें कभी भी डेवलप नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी 7 महीने का बच्चा है, डेवलप हो रहा, उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ होता, तो मसल्स जो है बहुत ज्यादा, मसल्स का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता, तो इसलिए इसमें नहीं पता चलता। ठीक। और अगर ओल्डर पीपुल या बच्चे हैं, तो इनमें राइगर मोर्टिस जो है वो पहले आती है, और इजिली पास ऑफ हो जाती है आसानी के साथ, मतलब इन लेस टाइम में। और लेस देन 7 मंथ ओल्ड फीटस है, तो इसमें राइगर मोर्टिस कभी डेवलप ही नहीं होती। अब इनका मेडिको लीगल सिर्फ 7 मंथ इंपॉर्टेंस। ओल्ड फीटस मतलब इंट्रा यूट्राइन ना? हाँ, अब 7 मंथ ओल्ड, 7 महीने का बच्चा है, तो इंट्रा यूट्राइन ही रहेगा ना। और अगर बर्थ हो गई तो वो स्टिल बर्थ होगा। जीता जागता बच्चा तो नहीं होगा 7 महीने का, रेयर है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन है कि कोई स्टिल बर्थ हो और वो मतलब कंटिन्यू कर जाए। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस राइगर मोर्टिस की क्या होगी, एक तो ये, इट इज अ साइन ऑफ डेथ, इट इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ मसल्स इन्वॉल्व। अब ये जो है सोमैटिक डेथ नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर डेथ बता रहा है। इंडिविजुअल मसल्स की डेथ हो रही है उसको बता रहा है। दूसरे, राइगर मोर्टिस किस मसल में डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट है जो डेवलप हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे, उससे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं टाइम सिंस डेथ का। तो इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ। इसके अलावा ये एक चीज का और इंडिकेशन है, इंडिकेशन मतलब पोजीशन ऑफ द डेड बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। उस बॉडी की पोजीशन क्या रही होगी डेथ के टाइम, इसको भी थोड़ा बहुत ये बताता है। कैसे बताता है, मान लीजिए प्रोन पोजीशन में कोई बॉडी थी, वहां पे उसकी डेथ हो गई, तो जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी, तो जो नी होगा, वो बताइए वो एक्सटेंड करेगा या बेंड करेगा, यानी फ्लेक्स करेगा या एक्सटेंड करेगा। नहीं पता। देखिए, मान लीजिए कोई अगर प्रोन पोजीशन में, उल्टी पोजीशन में अगर कोई बॉडी थी, वहां पे उसकी डेथ हो गई, तो मैंने पहले ही कहा था क्या होता है, स्टिफनेस होती है, रिजिडिटी होती है मसल्स में। मसल्स क्या करती है, कंट्रैक्ट करती हैं। एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, मसल शार्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो जब मसल शार्ट होंगी, तो ये जो नॉर्मल, मान लीजिए ये इसका पैर था, तो अब मसल की शार्पनेस की वजह से ना, ये यहाँ पे आ जाएगा ना। तो क्या होगा,
थोड़ा सा क्या किया इसने, फ्लेक्स हो जाए। हाँ फ्लेक्शन आ गया, फ्लेक्शन आ जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हो सकता है ये प्रोन पोजीशन में ये डेड बॉडी रही हो एट द टाइम ऑफ डेथ। तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है बॉडी की पोजीशन का भी, कुछ पोजीशन भी इसमें हमें पता चल जाए गई। कुछ कंडीशन अब देखिए जो राइगर मोर्टिस को साइमुलेट करती हैं, मिमिक करती हैं, उनसे हमें राइगर मोर्टिस ये लगता है कि जैसे ये भी जस्ट लाइक राइगर मोर्टिस ये होती हैं। कैडेवरिक स्पाज्म में हीट स्टिफनिंग है या कोल्ड स्टिफनिंग एंड गैस स्टिफनिंग, ये सारी स्टिफनिंग है जो राइगर मोर्टिस को साइमुलेट, साइमुलेट माने मिमिक करना, मिलती जुलती ये कंडीशंस हैं। और कैडेवरिक स्पाज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, जिसको हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस राइगर। कैडेवरिक स्पाज्म क्या है, इंस्टैंटेनियस राइगर, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सून आफ्टर डेथ, डेथ के वक्त बॉडी जिस पोजीशन में होती है उसी में वो एक स्पेसिफिक पार्ट, ऐसा नहीं पूरी डेड बॉडी, बल्कि उसका एक स्पेसिफिक पार्ट कोई सा भी हो, वो रिजिड हो जाता है, और वो रिजिडिटी कंटिन्यूअस रहती है जब तक कि डिकम्पोजिशन ना हो जाए। कंडीशन इन विच मसल्स ऑफ द बॉडी विच वर इन ए स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन इमीडिएटली बिफोर द डेथ। अब मान लीजिए कोई डूब रहा था, कोई डूब रहा था और उसने अपने बचाव के लिए कुछ कोई चीज पकड़ने की कोशिश की। अब जो जिस चीज को वो पकड़ रहा था वो बहुत मजबूत नहीं था, वो टूट के उसके हाथ में आ गया, और ऐसे ही कंडीशन में उसकी डेथ हो गई। तो जो चीज उसके हाथ में आई थी वो रिजिडिटी की वजह से वो एज सच वैसी ही पड़ी रह जाएगी ना। इसमें फ्लेक्सिडिटी जो प्राइमरी रिलैक्सेशन होना चाहिए वो यहाँ पे अब नहीं होगा। बॉडी जो है फौरन उसी पोजीशन को अज्यूम कर लेगी जो जस्ट बिफोर द डेथ, वो जो पार्ट था वो जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रह जाएगा ना। कंटिन्यू टू बी सो आफ्टर डेथ विदाउट पासिंग द स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन, प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं होगा। जो इनिशियल स्टेज में जो फ्लेक्सिडिटी हमें मिलनी चाहिए थी, टोन जो है वो खत्म हो जानी चाहिए थी मसल्स की, वो नहीं होता, बल्कि वो एकदम स्टिफ या रिजिड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस राइगर या कैडेवरिक स्पाज्म। अब कहाँ होती है, इसका अकरेंस कहाँ होता है, स्पेशली जो है सडन डेथ, जितनी भी सडन डेथ होती हैं, सडन डेथ के केसेस में कैडेवरिक स्पाज्म जो है ये यूजुअली पाया जाता है। अब सडन डेथ कौन कौन सी हो सकती है, बहुत ज्यादा अगर किसी को खुशी हो जाए, एक्साइटमेंट, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, शादी मर्ग, शादी मर्ग। है ना, एक्साइटमेंट, इसमें भी कभी कभी डेथ हो जाती है। या डर के मारे, ड्यू टू फियर किसी की डेथ हो गई, बहुत सीवियर पेन किसी चीज से हो रहा था, पेन की कंडीशन में डेथ हो गई, सेरेब्रल हेमरेज है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, या फायर आर्म इंजरी है, या कोई कन्वर्जेंट पॉइजन लाइक स्ट्रिक्नीन की पॉइजनिंग थी, तो ऐसे कंडीशन में अगर डेथ हो रही तो यहाँ पे कैडेवरिक स्पाज्म जो है वो पाया जाता है। अब मसल्स कौन से इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं ना। तो आमतौर से ये देखा गया कि सबसे फ्रिक्वेंटली या सबसे ज्यादा अगर कोई मसल इन्वॉल्व होती है दैट इज मसल्स ऑफ द हैंड, जिसको अभी मैंने ड्राउनिंग का एक एग्जांपल दिया। इसी तरीके से आप किसी का गला दबाइए, किसी का, हम अगर गला दबा रहे हैं अपने दोनों हाथों से, तो वो बचने के लिए क्या करेगा, उसका पहला रिएक्शन क्या होगा, वो अपना हाथ लेके आएगा हमारे हाथ पे छुड़ाने के लिए ताकि वो सांस ले सके, यही लाएगा ना। और मान लीजिए जैसे ही उसने हाथ हमारे हाथ पे रखा कि थोड़ा सा इसकी जो ग्रिप है वो हल्की हो, और ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ हो गई, तो वो हाथ जहां पे उठा हुआ आएगा वैसे ही रह जाएगा, उसी पोजीशन में वो रह जाएगा। तो मसल्स ऑफ द हैंड यूजुअली सबसे ज्यादा जो है मसल्स ऑफ द हैंड का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता है। और आमतौर से पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि एक ना सिंगल ग्रुप वॉलेंट्री मसल्स का सिंगल ग्रुप। अब यहाँ पे कोई पूछे कि कैडेवरिक स्पाज्म में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज वॉलेंट्री मसल्स, सिंगल ग्रुप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। आमतौर से इन्हीं का या तो एक हाथ है उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, या लोअर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट हो गया, या मान लीजिए कि बहुत ज्यादा फियर या बहुत ज्यादा खुशी थी, हो सकता है चेहरे पे ही आई हो,
तो सिर्फ फेशियल मसल ही इन्वॉल्व हो सकती है वहां पे, तो एक सिंगल ग्रुप है वही इन्वॉल्व होगा, पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता कैडेवरिक स्पाज्म में। इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं देखी जाती, ये यूजुअली जो है वॉलेंटरी मसल्स में ही पाई जाती है ना। तो मसल्स मसल्स ऑफ द हैंड, और उसमें भी सिंगल ग्रुप होती हैं, वॉलेंटरी मसल्स की होती हैं, यूजुअली लिमिटेड टू ए सिंगल ग्रुप ऑफ वॉलेंटरी मसल्स एंड फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व हैंड। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखिएगा, बस यही चीज है इसमें। मेडिको लीगल, ड्राउनिंग का केस है, ये मान लीजिए ड्राउनिंग का केस था, ये उसकी क्लेंच फिस्ट है, तो इन्होंने बचने के लिए क्या किया, पकड़ने की कोशिश की, तो इनके हाथ में क्या आया, मड आई और वीड, घास जो पानी के अंदर थी वही आ गई, और इसी कंडीशन में उसकी डेथ हो गई। तो अब ये यहीं पे क्या हो गया, इसका इसकी रिजिडिटी हो गई, और ये सारी चीज इसके हाथ में पाई जा रही है, तो इससे ड्राउनिंग के केस को बहुत इजीली जो है आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है। सेकंड है इन केस ऑफ फायर आर्म या स्टैब इंजरी, फायर आर्म इंजरी हो रही, स्टैब इंजरी, जिस पोजीशन में ये आदमी होगा। और कैडेवरिक स्पाज्म का एक दो एग्जांपल भी है कि फायर आर्म में क्या होता है कि कोई आदमी मान लीजिए बैठा हो, पीछे से किसी ने गोली चला दी उसको, तो वो जिस स्टेट में बैठा हुआ था हो सकता है उसी स्टेट में आपको मिले ना। तो इंस्टेंटेनियस राइगर में चली गई उसकी मसल। या स्टैब इंजरी थी, स्टैब इंजरी में किसी को अगर मान लीजिए हम विद नाइफ अगर स्टैबिंग हम कर रहे हैं, और वो जान रहा है उसके सामने से अगर स्टैबिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा, बचने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि अपने हाथ को वो ऊपर उठाए उस नाइफ वाले हाथ को रोकने के लिए, और उसी में उसकी डेथ हो जाए। तो वो जो हाथ ऊपर को की तरफ उठा हुआ रहेगा, वो ऐसे ही उसी कंडीशन में पड़ा रह जाएगा इन कैडेवरिक स्पाज्म। फिर होमिसाइडल केसेस है, किसी का गला दबाइए, चाहे हाथों से दबाइए या रस्सी से दबाइए। यहाँ पे ये अंकल जी हैं, इनका किसी ने गला मतलब घूंट के इनको मारा जा रहा है, किससे, बाई रोप। तो अब ये बेचारे अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, रस्सी को थोड़ा सा खींच रहे हैं किसी तरीके से, उसकी जो रस्सी है या गर्दन पे जो दबाव है वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, सांस ले सके। और इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए इनकी डेथ हो गई, तो इनका हाथ जो जिस पोजीशन में, वो उसी पोजीशन में ये पाया जाएगा, है ना। या फिर किसी से लड़ाई हो रही थी और किसी का कॉलर हमने पकड़ा, और उसके कॉलर के